नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। संदीप जी, आखिर आज वो दिन था जिसका ये वक्फ विरोधी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और काफी कुछ कहा सुना गया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि महमूद मदनी के लिए कोर्ट में पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरह की दलीलें उन्होंने दी? देखिए, जब से वक्फ नया कानून आया है तब से हम हम्म, लोग कुछ सेक्शंस खास करके सेक्शन 3A से लेके ई तक की बात कर रहे हैं। तो शुरू तो ये हुआ कि आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन की बात उठाई उन्होंने। हम्म, तो उन्होंने कहा कि हमें पर्सनल लिबर्टी है अपने मैनेज करने की, अफेयर्स को मैनेज करने की, एडमिनिस्ट्रेट करने की। तो इस पे संजीव खन्ना जी ने बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया। कहा आप ही को नहीं है, सबको आज़ादी है, दिस इज टोटली सेकुलर। ये सभी के लिए है, केवल एक के लिए नहीं, सभी के लिए है। फिर इन्होंने लीगलिटी पे सवाल उठाना शुरू किया कि जो सेक्शन 3A से लेके 3E तक है, सब में इन्होंने कमियां गिना डाली। आगे जाकर के फिर रजिस्ट्रेशन पे आ गए। तो रजिस्ट्रेशन वाले पे चीफ जस्टिस साहब का स्ट्रांग ऑब्जेक्शन था, भाई रजिस्ट्रेशन से क्या दिक्कत हो सकती है, सीधे पूछ दिया, भाई रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आकर के अटकी, जो मैं बताऊं, वक्फ काउंसिल को लेकर के। वक्फ काउंसिल, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जिसका काम एक तरह से कहें केवल एडवाइजरी बॉडी है। तो इस पे ये था कि पुराने कानून में जितने भी मेंबर्स होते सबका चुनाव मुस्लिम में से होना था, लेकिन नए कानून में क्या है, मुस्लिम वर्ड हटा दिया गया है। लेकिन ये नहीं है कि मुस्लिम नहीं रहेंगे, उसमें इस्लाम के जानकार रखा गया है, मुस्लिम ज्यूरिस्ट रखा गया, बहुत सारे मुस्लिमों को रखा गया है। लेकिन बात आगे बढ़ी तो जब रिप्लाई दे रहे थे तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल हमारे, तो उन्होंने जेपीसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ऑन रिकॉर्ड ये बात कही। और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी, चाहे हिंदू पक्ष चाहे मुस्लिम पक्ष, सभी सुन रहे हैं, एक अफवाह दूर हो कि कहीं से कि जो मुस्लिम समाज है उसकी आज़ादी छीनी जा रही है, कि वक्फ काउंसिल में जो है सारे के सारे गैर मुस्लिमों को घुसा दिया जाएगा। तो वहां पर उन्होंने कहा कि जेपीसी के मीटिंग में जो बात हुई है उसमें यह बात है कि दो व्यक्ति जो है, चार टोटल, 2 और 2, 4 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो कि गैर मुस्लिम होंगे, बाकी सभी मुस्लिम ही होंगे। जो 22 सदस्यीय बॉडी है उसमें से, हाँ, हमने यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि मुस्लिम ही होने चाहिए सभी, लेकिन अगर मुस्लिम नहीं मिलेंगे तो हम दूसरे धर्मों के मानने वालों को भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जगह दे सकते हैं। लेकिन जेपीसी में इस बात को क्लियर किया गया है कि 22 में से कम 18 सदस्य जो है मुस्लिम समुदाय के ही होंगे। तो कहीं से भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो है यह नहीं है कि गैर मुस्लिमों को घुसाया जा रहा है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। तो एक्स ऑफिशियो पोस्ट में कोई जरूरी नहीं कि उस पद पे मुस्लिम ही हमेशा हो, हिंदू भी हो सकता है, किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात कही गई, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी हो सकता है, रिटायर्ड जज हो सकता है, जो भी। तो ऐसे मामलों को क्लियर करके केवल मतलब 4 सदस्य, और बहुत सारी बातें उठी, सभी कानूनों को लोगों ने मतलब डिस्कस किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आ करके अटकी वो ये थी कि अंतिम में कहा गया कि मामले में क्या किया जाए, स्टे किया जाए। तो चीफ साहब ने कह दिया, भाई स्टे की बात छोड़ करके अभी आज हम बात जो कर रहे हैं इस पे की जाए, कि इन कानूनों के बारे में क्या कहना है। सबका पक्ष सुना जा रहा था। सिंघवी साहब भी थे, तो सिंघवी साहब को तो इसलिए कह करके बैठा दिया गया कि भाई जो चीज आप कह चुके हैं कपिल शर्मा, उसको कम से कम दोहराइए तो नहीं, जो है रिपीट तो मत करिए। लेकिन जब मामला कंक्लूड होने लगा, उस समय की बात पे मैं आ रहा हूँ, कंक्लूड होने पे चीफ साहब के सामने यह बात बताई गई कि हाई कोर्ट्स में भी वक्फ एक्ट को लेकर के जो है बहुत सारी पिटीशन फाइल की गई हैं। तो ये हुआ कि चलिए भाई, हाई कोर्ट के जो मैटर हैं हम सब अपने पास बुला लेते हैं और इस पे ऑर्डर पास कर देंगे। तब तक एंट्री होती है हरीश साल्वे साहब की। हरीश साल्वे साहब जी ने ऐसा पंच मारा जो कि पूरी, कहते हैं ना, सुई पटक सन्नाटा हो गया पूरी कोर्ट में। उन्होंने कहा जी यही क्यों बात करना है, 1995 का वक्फ एक्ट जो है अपने आप में ही पहले से चैलेंज होकर पड़ा हुआ है। और पड़ा ही नहीं है,
आज आपके सामने लगा भी है आइटम 99 पे जो है, आज आपके पास आइटम 99 में लगा भी है। तो कहते हैं कि अच्छा, तो फिर क्या, तो कहते हैं काम करिए, इसको भी कर लीजिए, चैलेंज कर लीजिए, 95 वाले को चैलेंज कर लीजिए, 2025 वाले को चैलेंज कर लीजिए, और दोनों में ऑर्डर पास कर दीजिए, जो करना हो, बेहतर यह रहेगा। और इतना कह करके हरीश साल्वे साहब चुप हो गए। अब हरीश साल्वे साहब ऐसे कर रहे हैं, मूछ में मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं अब जवाब दो, अब लो जी, असली को ही मैंने चैलेंज में डाल दिया। अब सारे जजेज आपस में अपनी बात करने के बाद ये हुआ कि एक काम करते हैं, इस मैटर को डे टू डे हियरिंग पे होते हैं। तो जानते हैं कि इन लोगों को था कि जैसे 370 वाला मामला था कि अभी 6 महीने साल भर खेल चलेगा, तो तुषार मेहता साहब ने कहा नहीं जी, हम डेली हियरिंग के लिए तैयार हैं, डे टू डे कराइए, कल ले लेते हैं इस मैटर को, कल बुलाइए, कल हम लोग बैठते हैं, अभी क्या कोई ऑर्डर पास करना। तो कल मतलब फिर 2 बजे के लिए जो है बृहस्पतिवार को अदालत ने रखा मैटर को, और सारे लोग आए और ये फिक्स किया गया। हाँ, आगे बढ़ के तो कपिल सिब्बल साहब कहने लगे कि सबके लिए आधे आधे घंटे फिक्स किए जाने चाहिए। तो चीफ साहब ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे भाई सब आप ही मत डिक्टेट कर दीजिए, जो है कुछ हमें भी बोलने के लिए रखिए। मतलब जज वाला काम तो आप कम से कम मत करिए। तो सब लोगों ने बड़े लाइटर मोड में लिया, लेकिन बात यह थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड था, आज प्रोसीडिंग से एक स्पष्ट हुआ कि भाई सरकार का कहीं से भी यह मसला नहीं है कि मुस्लिमों की जो संस्था है उसको कब्जे आने का है या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देने का है, बट कि ओनली पर्पज ये है कि किसी तरह से इस संस्था के जो मैनेजमेंट है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए और चीजों को जो है कौम की बेहतरी के लिए उपयोग किया जा सके। जी। पर एक चीज और है जो बार बार मैं भी देख रही थी कि जो आ रहा था कि कपिल सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं या सिंघवी ने कुछ कहने की कोशिश की, कपिल सिब्बल कहीं ना कहीं इस मामले को मजहब से जोड़ने में लगे हुए थे। वो बार बार धार्मिक आजादी की तरफ इशारा कर रहे थे, जबकि सीजीआई बार बार कह रही थी अलग मामला है। तो वो जो पॉइंट था उनका, वो कितना जायज था वहां पर? देखिए, 2 वर्ड यूज हो रहे थे, अगर आपने आर्गुमेंट में सुना हो, एसेंशियल्स ऑफ रिलीजन, मतलब ये बेसिक फीचर्स हैं हमारे रिलीजन के। तो 26 में जो जो आपका एसेंशियल फीचर्स है उसमें तो आपको पूरी लिबर्टी है, लेकिन जो सेकुलर एक्टिविटी है एडमिनिस्ट्रेटर की, जो मैनेजमेंट की है, उस पर कहीं से सरकार हाथ लगा सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन सही कर सकती है, चीजों को ट्रांसपेरेंट वे में कर सकती है, जो सेकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें दखल दे सकती है। लेकिन जो आपकी धार्मिक है, केवल वहीं तक सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा। जहां पर मैनेजमेंट का इशू आ जाएगा वहां पे सरकार दखल दे सकती है, और केवल केवल वहीं तक दखल देगी जहां तक ट्रांसपेरेंसी स्टेब्लिश की जा सके, जवाबदेही स्टेब्लिश की जा सके। और इसके लिए बहुत सारी नजीरों की भी चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों की चर्चा हुई, और सबको कहते हुए कहा गया कि आप इस मैटर को 2025 के अमेंडमेंट को कहीं से भी इसको एसेंशियल्स ऑफ इस्लाम या एसेंशियल्स ऑफ रिलीजन से जोड़ के ना देखें, बल्कि इसको ये देखें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वक्फ का, उसको कैसे सही तरीके से किया जा सके। तो नॉन सेकुलर मतलब जो एक्टिविटी है उसमें सरकार के दखल की कहीं मनाही नहीं है जब 26 में बात होती है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं यहाँ पर उस पार्ट की बात कर रहे हैं, ना कि सेकुलर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और जामा मस्जिद का भी बड़ा अजीबोगरीब उदाहरण दिया कपिल सिब्बल साहब ने। देखिए, अब कोर्ट में आर्गुमेंट चलते हैं, टोका टप्पड़ी चलती है, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता है जब तक कि वो ऑर्डर का पार्ट ना बने। लेकिन इस तरह के उटपटांग तर्क तो कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी चैनलों पे भी दे रहे हैं, और मुझे कहीं लग रहा था कि मैं अदालत कम संसद की कार्यवाही ज़्यादा देख रहा हूँ। ये बात अलग है कि माननीय न्यायाधीश अपनी गरिमा में थे, और उन लोगों ने कहीं इस तरह से नहीं किया कि लगे कि उधर पॉलिटिकल बेंचेज बैठी हुई हैं। लेकिन क्योंकि कपिल सिब्बल साहब तो वो हैं जो सदन के अंदर भी रह के आए हैं, चर्चा के दौरान हिस्सा भी लेके आए हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद जो है अदालत को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो फिर बातों का तो कुछ भी बोला जा सकता है कोर्ट के अंदर, लेकिन ऑर्डर सीट पे जो बात आएगी वही असल बात होगी। और असल बात ऑर्डर सीट में आज कुछ खास नहीं आई है, बस यही आई है कि मैटर को एक बार, मामले को कल फिर सुना जाएगा, सीधी सी पर बात एक है। चीज और है संदीप जी की, जैसे इस मामले में शायद 70 के आसपास बताया जा रहा है पिटीशन अब पहुंच चुकी हैं, पहले 1 73 दर्जन 73। इतनी
पहुंच गई हैं। फिर हम्म, 7 ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने इसके समर्थन में वहां पर अपना हलफनामा दायर किया है। तो उसका भी हम्म। तो फर्क पड़ेगा कि 7 राज्य तो इसके समर्थन में है, और जो लोग इसके खिलाफ कोर्ट पहुंचे हुए, कोर्ट तो ये पूछेगा ना कि आपकी अपनी संपत्ति कितनी जा रही है भाई। देखिए, मैं फिर अपनी बात को ला रहा हूँ हरीश साल्वे जी की बात पे। हरीश हम्म। साल्वे जी असली जड़ में ही खौलता तेल डाल के चले आए हैं। 1995 वाले एक्ट को उन्होंने अंडर चैलेंज कर दिया, और और उसके जब बाद वो मजा लेते रहे। मजा लेते रहे, मैंने पहली बार साल्वे साहब को इस तरह से ऐसे हाथ करके हंसते हुए देख रहा हूँ और मर्मरिंग करते हुए देख रहा हूँ कि लोग सर पहली बार बड़े मूड में लग रहे हैं, क्या बात है। और बोला भी उन्होंने मुश्किल से 1.5-2 मिनट ही बोला होगा उन्होंने, लेकिन उसी 1.5-2 मिनट में बोल के चुप हो गए कि भाई अब 1995 भी सुनो, डिसाइड करो। हमारा 2025 बाद में, पहले 1995 की लीगलिटी के फैसला हो जाए। 1995 की लीगलिटी पे फैसला हो जाएगा तो 2025 वाले एक्ट की तो जरूरत ही नहीं रहेगी अमेंड की, क्योंकि सारा बिल्कुल। फ्रॉड तो 1995 से शुरू हुआ। और आपको रोचक बातें कुछ बता दूं, रजिस्ट्रेशन की बात जब आई तो तुषार मेहता साहब ने बताया कि रजिस्ट्रेशन मोदी ने नहीं किया है कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन 1923 के वक्त एक्ट में था मैंडेटरी, 1954 के एक्ट में था, 1995 के एक्ट में था। तो 2025 में मोदी ने ही कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। फिर आ गई बात पेनाल्टी की, तो पेनाल्टी के प्रोविजन 1995 के एक्ट में भी है कि मुतवल्ली को सजा होगी। तो 2013 में फिर किया गया, सेक्शन 83 डाला गया उस तरह की। तो अगर 2025 में मोदी ने डाला तो क्या गलत किया। तो पूरे कहें कि वक्फ एक्ट की बखिया उधेड़ रही थी आज अदालत में, लेकिन क्या था कि 2 बजे के बाद सुनवाई हुई, और 2 बजे के बाद जब सुनवाई शुरू होती है तो थोड़ी मर्यादाएं होती हैं, क्योंकि समय का बंधन हो जाता है। और इसीलिए मैं थोड़ा इस बात को कहने में हिचक नहीं है कि अगर सुनवाई 10:30 बजे शुरू होती तो शायद इसमें और व्यापक चर्चा होती, क्योंकि वाइंड अप होने लगती है बेंच 4, 4:30, हद से हद 5 तक चलती है। तो जजों ने कार्यवाही तो करीब 4:30 तक चली ही है, जो है 4 बजे तक। लेकिन इस बात में अब एक सबसे बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि मेन एक्ट को ही चैलेंज कर दिया गया, जिसको अमेंड करते करते आज हम 2025 के मामले में पहुंचे हैं। क्योंकि संदीप जी, ये बात मैंने और आपने पहले भी की थी कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये लोग अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। पूरी की पूरी फाइलें खुलेंगी, 1954 से लेकर अब तक की फाइलें खुल जाएंगी। और अगर हरीश साल्वे साहब ने 1995 के एक्ट की याद दिला दी कि वो आज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था मैटर और बाकी लोग भूले हुए थे, तो आप सोचिए कि अब 1995 की बात तो होगी होगी। बिना 1995 वाले एक्ट की बात की 2025 की बात क्यों होगी। तो फिर तो इन्होंने, मुझे लगता है, आ बैल मुझे मार कर ही लिया है। देखिए, कोर्ट में अब पूरी कार्यवाही एंटायरिटी में होगी। दिस हम्म। इज नॉट ओनली द मोदी लेजिस्लेशन इज चैलेंज, all legislation which is passed after 1995, that all will be under consideration of the honorable supreme court, चाहे 1995 का हो चाहे 2013 का हो। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अपना स्टेयरिंग दे दिया है तो राजनीतिक दलों को, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे मुस्लिमों के नुमाइंदे जो लोग हों, कहते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह के सभी लोग, आप लोगों ने अपनी स्टीयरिंग एक ऐसी संस्था को दे दी जिसके पास पावर असीमित है। वह यह नहीं देखेगी कि यह कानून मोदी सरकार द्वारा पास है कि कांग्रेस सरकार द्वारा पास है या XYZ किस सरकार द्वारा पास है। अगर आपके कानून में कहीं लगे गई तो उसको नट एंड बोल्ट वो ठीक किए जाएंगे, फिर आपके पास चिल्लाने के लिए और धरना देने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए आज जो ये हुआ कि 1995 से पूरा चिट्ठा खोला जा रहा है, तो अदालत निश्चित ही इस मामले को वहां से शुरू करेगी जहां से आज जब बहस शुरू हुई तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम 2025 के अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, कोई 2013 और 1995 में घुसेगा। और घुसेगा ही नहीं, एक आदमी कोर्ट में लिस्ट कराया हुआ मैटर चुपचाप वीसी में जुड़ा हुआ है, कोर्ट में भी नहीं गए थे साल्वे साहब, वीसी में जुड़े रहे, चुपचाप अपनी पारी का इंतजार करते रहे और कैमरे के सामने अचानक से प्रकट हुए। पहले दिख भी नहीं रहे थे भाई साहब। मतलब इसी को कहते हैं अनुभव का पूरा प्रयोग जो है हरीश साल्वे जी ने कर दिया। और इस नाते जो है अब लड़ाई जो है और रोचक हो जाएगी, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती 2025 के एक्ट को लाने की अगर 1995 के एक्ट में खामियां नहीं होती, या 2013 के एक्ट में ज्यादा से जरूरत से ज्यादा जो है लिबर्टी दी गई होती, जिससे कि जो मुस्लिमों का अधिकार है उससे वो वंचित हो रहे थे। तो अब आगे की कार्यवाही कल थोड़ी और रोचक होगी, इसमें देखते हैं क्या होता है।
पर एक चीज और है, बीच में ये बात भी आई थी ना कहीं, सीजीआई ने कहा कि चलिए पूरे मैटर को हाई कोर्ट को ही सौंप देते हैं, वहीं ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। एक्चुअली हुआ क्या कि कई हाई कोर्ट्स में मैटर पेंडिंग है पहले से। हम्म, हम्म, तो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि सारे मैटर्स को अपने पास खींच ले, जिससे कि जो हाई कोर्ट की पेंडेंसी है वो खत्म हो जाए। लेकिन बात हुई कि हाई कोर्ट में पेंडिंग ही नहीं है नए एक्ट ही, बल्कि 1995 वाले एक्ट की भी पेंडेंसी है। तब तो बात आ गई कि भैया ये तो बहुत बड़ा रायता खुल फैलने वाला है। तो हुआ कि पहले भाई हम लोग अपने पास ही संभाल ले, समझ तो ले क्या करना है, फिर तो हाई कोर्ट और नीचे की कोर्ट के बारे में कोई आदेश हम दें। पहले तो यहाँ का तो पता चले हमें करना क्या है। तो अभी हम हाईकोर्ट से भी मैटर्स को ले लें, हाईकोर्ट में इश्यूज क्या है क्या नहीं है, अदालत के पास अभी इतना अपडेट नहीं था जो है। तो जब तक सबके रिस्पॉन्स नहीं आ जाते हैं सारी सरकारों के, कि या फिर केंद्र सरकार के रिप्लाई नहीं दाखिल हो जाती है, अभी तो रिप्लाई दाखिल करने का मौका नहीं दिया है केंद्र सरकार को, क्योंकि अभी कल आगे सुनवाई जारी रहेगी। तो कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर अगर पास होगा तो कल की प्रोसीडिंग में पास होगा, या ये कहें कि इसके बाद ही अगला स्टैंड पता चलेगा सरकार का। पर संदीप जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को लेकर बंगाल में जो बवाल मचा हुआ है, हिंसा हो रही है, उसको लेकर भी एक अहम टिप्पणी की, चिंता जताई कि हिंसा रुकनी चाहिए, ये सही नहीं है। तो चिंता तो मैं भी जताती हूँ सर। वहां से तो कुछ ना कुछ ममता सरकार के लिए कोई टीका टिप्पणी सख्त आनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, देखिए, अदालत का गंभीर होना ही, अदालत का चिंता व्यक्त करना ही अपने आप में एक आदेश होता है। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। किसी भी सरकार के लिए अगर अदालत में 2 बात कही जा रही है, जब देश की शीर्ष अदालत में कही जा रही है, तो कहीं न कहीं एक बात तो ये पुष्टि हो जाती है कि हाई कोर्ट ने जो कुछ भी किया है अभी तक पश्चिम बंगाल के मामले में, खासकर कोलकाता हाई कोर्ट ने, उसके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट की एक जो है मौन स्वीकृति मिल जाती है। और ऐसे में जो अदालत की टिप्पणी थी, कहीं न कहीं कोलकाता हाई कोर्ट के हाथ को मजबूत करने वाली थी। और कोलकाता हाई कोर्ट का हाथ मजबूत होने का मतलब होता है कि राज्य सरकार के लिए जो है एक सबक कि भाई आप चीज़ों को ऑर्डर में करिए, ठीक करिए, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं, उस पे जो हाई कोर्ट काम कर रही है, उस पे केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट को जो है ऐसा लगता है कि आप गलत हैं, और इसलिए चीज़ों को ऑर्डर में किया जाना चाहिए। तो सरकार को देखना होगा कि इस चीज पर कितना अमल करती है और आगे क्या कदम उठाती है ममता दीदी की सरकार जो है कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में चीजों को ठीक करने के लिए। पर जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं संदीप जी, जिनके वकील वहां पर दलीलें रख रहे हैं, उन्हीं सब ने तो रायता फैलाया है। वो कितने भड़काऊ बयान दे रहे हैं। एक तरफ सड़क पर उतरे हुए हैं कि ये कानून वापस होना चाहिए, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात तो इनको कही जानी चाहिए थी कि पहले वो सब तो बंद कराओ। अगर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है तो सड़क पर क्यों उतरे हो? देखिए, मैं तो इतना कहता हूं कि अगर आज की तारीख में चंद्रचूड़ जी होते, मैं उनको बहुत मिस करता हूं कभी कभी कुछ मामलों में। वो बड़े स्पॉन्टेनियस होते थे, और जो चीजें उनको कहनी होती थी उसके मतलब जो समाज या सोशल मीडिया या आम जनता से बड़ी क्लोजली एसोसिएट थे, और ऐसी कोई चीज होती थी तो सबसे पहले उन्हीं के सवाल आते थे। तो उनके सामने जाके कहने की जरूरत नहीं होती थी। कोलकाता वाले मामले में अगर देखिए तो किस तरह से उन्होंने प्रोएक्टिव होकर के चीजों को ठीक करने की कोशिश की थी जो है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें जो है निराशा हाथ लगी, क्योंकि जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का जनसंहार हुआ, लोगों को अपने घर से भागना पड़ा, और उस पर कहें तो शीर्ष अदालत को थोड़ा सा समय तो देना ही चाहिए था कि इस पर भी गृह सचिव और सब लोगों से एक बार सवाल जवाब पूछा जाए, या हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कम एक बार स्टेटस तो पूछा जाए। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है। एक जगह वक्फ के मामले पे 2.5 घंटे से बहस चल रही है, वहां पर 2.5 मिनट भी बमुश्किल दिया गया, और 2.5 में केवल चिंता व्यक्त की गई। तो मुझे लगता है कि चीजों को थोड़ा, कहते हैं ना कि आज मुखर होकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ। ये चीजें पहले नहीं होती थी, ये अभी 2-4 साल से शुरू हुआ है। और कुछ बड़े ऐसे वर्ड उपयोग किए जाते हैं जो कि एक सभ्य समाज से अपेक्षा नहीं की जाती है कि हमारे अदालतों के लिए या माननीयों के लिए लिखे। तो कहीं न कहीं अपने आप को भी एक लगता है कि हम जिस संस्था से जुड़े हैं उसके लिए इस तरह से गलत टिप्पणियाँ समाज में की जा रही हैं। लेकिन फिर उसके साथ ही जुड़ी हुई घटनाएँ भी दिखती हैं कि किसी तरह से
दिल्ली हाई कोर्ट का जो मामला हुआ और फिर इलाहाबाद में जाकर के उनका शपथ ग्रहण हुआ, ऐसी क्या अर्जेंसी थी? इन सब चीज़ों को तो थोड़ा तो अवॉइड किया जा सकता था। तो चीज़ें एक तरफ़ा नहीं है, दोनों तरफ से है और लोगों को थोड़ा-सा गंभीर होकर के जनता की बातों को सुनना चाहिए और अदालत को भी इन सब बातों को कंसीडर करना चाहिए था कि अगर पश्चिम बंगाल में ऐसी बात हो रही है, तो एक बार तो बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अदालत की दृष्टि सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। आप देखते हैं कि अगर कोई 50 किलोमीटर पे कोई घटना होती है दिल्ली के, तो सुप्रीम कोर्ट में तुरंत मामला सुओ मोटो चला जाता है। 100-150 किलोमीटर का होता है तो सुओ मोटो चला जाता है। लेकिन बात अगर पश्चिम बंगाल की हो रही है, और पश्चिम बंगाल का ये नहीं है कि पहला वाकया था, पिछले 3 साल से हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि अदालत अपने आप जाए या फिर कोई वरिष्ठ अधिवक्ता बोले, उस मुद्दे को उठाए, तो अदालत के सुओ मोटो क्यों नहीं हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो अपनी संघ के विचारधारा के लोग जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, एक बार कम से कम सुप्रीम कोर्ट में मेंशन तो कर सकते हैं। अगर अदालत उसके लिए समय ना दे, ना सुने, तब तो हम अदालत को जिम्मेदार माने, लेकिन पर कम से कम संदीप जी, लेकिन अभी हाँ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि लोगों ने बोलना शुरू किया है, वो मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर लोग भी अब सजग हुए हैं कि वो बोल सकते हैं। तो अब ये देखो ना कि अगर उत्तर प्रदेश में एक घटना हो जाती तो आप एक जनरलाइज टर्म इस्तेमाल करते हैं कि बड़ी लचर कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, आप ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन बंगाल जहां पर लगातार सर, आप सोचिए, पंचायत चुनाव हो तो हिंदू मारे जाते हैं, विधानसभा के चुनाव हो तो हिंदू मारे जाते हैं, लोकसभा के चुनाव हो तो हिंदू मारे जाते हैं, तो उसको लेकर कभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट से कोई सख्त टिप्पणी नहीं आई। आप सोचिए, हर बार कलकत्ता हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। अभी भी मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करो, तो उनकी तैनाती हुई। और फिर हमारे ही सुप्रीम कोर्ट के माननीय मणिपुर में जब हालात सामान्य हो रहे थे, रेजिडेंट रूल लग गया था, तो वहां पर जाकर विक्टिम से मिलते हैं सिटिंग जज। तो ऐसे में आम जनता को लगता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के बारे में क्यों हमारे माननीय नहीं सोच रहे हैं। अगर एक सख्त टीका टिप्पणी वहां से चली जाती, क्या वहां की पूरे बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर बड़ी अच्छी चल रही है? आप सिर्फ चिंता जताते, चिंता तो मैं भी जता रही हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती सर। जो कर सकते वो तो कुछ करें। बिल्कुल सही कहा आपने, चिंता की बात नहीं है, इस पे ज़्यादा गंभीरतापूर्वक किए जाने की आवश्यकता है और अदालत के बारे में थोड़ा, एक अधिवक्ता होने के नाते मेरे लिए ज़्यादा बोलना संभव नहीं है, मेरी मर्यादाएँ हैं कुछ जो है, इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अदालत के सामने जो हमारे बंधु हैं, उन लोगों को कम से कम इस बात को उठाना चाहिए और अगर उठाते हैं और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं सुनती है या नहीं कोई कदम उठाती है, तो बात अलग है, क्योंकि जब आप सार्वजनिक हित के मुद्दे उठाते हैं, तब आपको अदालत को भी सुनना एक बाध्यता हो जाती है, क्योंकि अदालत ये नहीं कह सकती कि आप किसी पर्सनल इंटरेस्ट के चलते इस मामले को उठा रहे हैं या कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसे मामले में मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा-सा एक्ट करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आज की जब हम बहस देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तुषार जी। मेहता साहब बेचारे अकेले लगे हुए थे। उनकी असिस्ट करने के लिए भी भीड़ तो थी उनके साथ खड़ी, लेकिन कोई इस तरह से एक्टिवली नहीं दिख रहा था। जहां मुस्लिम पक्षकारों के 20 वकील थे और 20 में एक बॉल पे चौका, एक बॉल पे छक्का दोनों मार रहे थे, उसी में बाकी और बड़े अधिवक्ता भी खड़े थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें तुषार मेहता साहब दिखे, थोड़ा बहुत विकास सिंह जी दिखे और उन लोगों के भी बीच सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिखा कि मतलब एक सहमति होकर के किसी तरह से बात को आगे बढ़ाया जा सके। तो बात यह है कि हम हिंदू पक्षकारों को ऐसा लगता है कि सोने की आदत पड़ गई है, या ये कहें कि ऐसा लगता है कि हम बड़े सुरक्षित हैं, जब तक कि वो कहते हैं ना, कौन था दिल्ली का अंतिम बादशाह, जफर, बहादुर शाह जफर, जो बार बार ये कहता था अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो हम लोगों के घर पे जब सुनते हैं कि 50 किलोमीटर पे कहीं पथराव हो रहा है, तो हम लोग सोचते हैं 50 किलोमीटर बहुत दूर है। फिर कोई बताता है 25 किलोमीटर पे पथराव होता है, फिर कहते हैं 25 किलोमीटर तो कोई बहुत दूर नहीं है। फिर जब पता चलता है 3 किलोमीटर पे हो रहा है, कहते हैं हमारे मोहल्ले में थोड़ी ना हो रहा है। तो ये जो हमको चैन से सोने की आदत पड़ी हुई है ना, पश्चिम बंगाल का मामला पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का भी है, ये बिहार का भी है, ये दिल्ली वालों का भी है। आप क्यों नहीं जंतर मंतर पे बैठ जाते हैं धरना देने के लिए? आखिर वक्फ के लिए जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के लिए किसी के हाथ में कैंडल नहीं निकल रही है कि राजघाट पे कैंडल जला के बैठ जाएं। तो हिंदू जो है तभी जगता है जब कहते हैं ना कि इसको पत्थर पड़ते हैं, सीधी सी बात मैं कह रहा हूं कड़ी शब्दों में,
जब तक पत्थर नहीं पड़ते हैं तब तक ये सोचता है यार यार उधर हो रहा है, होने तो हमारे तरफ थोड़ी ना हो रहा है, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वो फला इलाका है, हमारा इलाका थोड़ी ना, हमारा इलाका तो सेफ है। इलाका आपका सेफ नहीं है भाई साहब। आप एक चीज जानिए, अगर आप इसी तरह से चैन सोते रहे, वह दूर रही कि आप 50 किलोमीटर की जो चिंता है वह आपके मोहल्ले की भी समस्या बन जाए, आपको क्योंकि गंभीरता। जी। संदीप जी, क्योंकि यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये आए हैं, लेकिन ये जितनी भी पार्टियां, इन्हीं के नेता भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि कोई नहीं, बलिदान दे, कुर्बानी देने का टाइम है, 8-10 को मार भी दोगे तो क्या हो जाएगा, कब्रिस्तान पर कब्जा हो जाए, ये सब बातें कह कह के वो भड़काई तो रहे हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो या टीएमसी के हो या ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो इसके लोग हो या जमीयत उलेमा हिंद हो, सब यही तो भड़का रहे। तो ये सब जब वहां पे उनके वकील थे, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा मौका था कहने का कि पहले वो बाहर बंद कीजिए, उसके बाद सुनेंगे हम आपको। नहीं देखिए, आज सदन के कोर्ट के अंदर भी कोशिश यही हुई कि लोकसभा और राज्यसभा की तरह भाषणबाजी की जाए वहां पे, और भाषणबाजी करने का ही नतीजा था। वो लोग एक डायरेक्शन दिखाना चाहते थे कि 26 में जो मामला है वो हमारे धार्मिक आज़ादी या धार्मिक अनिवार्यता या धार्मिक जो मूल आत्मा है उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो अदालत ने बहुत साफ कह दिया, नहीं भाई आप उससे मत जोड़िए, इसको अलग करिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, प्रशासन का मामला है, और प्रशासन के मामले में जो है सरकार दखल दे सकती है। तो इसलिए दूसरी तरफ डायरेक्शन को मत ले जाइए। अगर राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर रही है तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो अगर राज्य सरकार पेनाल्टी लगा रही है तो क्या दिक्कत हो सकती है? कलेक्टर है तो क्यों है, क्या दिक्कत है भाई? सारी चीज़ों को अदालत ने पूछा है, लेकिन बात यह है कि जब तक ऑन पेपर चीज़ें ना आए, जवाब में ना आए वो सब चीज़ें, तब तक दूध का दूध पानी का पानी क्लियर होना मुश्किल है। लेकिन अभी हम जो मुर्शिदाबाद की बात आप कर रही हैं, उस पे तो मैं यही कहूँगा कि हिंदू हमारा सो रहा है। ऐसे सोने से काम नहीं चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ, आप पश्चिम बंगाल की घटना को पश्चिम बंगाल की घटना अगर मानेंगे, यह मानेंगे कि बंगाली का मामला है, बंगाली नहीं है, ये हिंदुओं का मामला है, पूरे भारत का मामला है। यह ट्रेलर देखा जा रहा है कि बंगाल में करके हम देख रहे हैं, वहां क्या है, अगला नंबर किस स्टेट का होगा आपको नहीं पता है। जहां कहीं भी आबादी ऐसी स्थिति में आएगी जो एक बहुल एरिया होगा, जहां पर आप अल्पसंख्यक होंगे, वहां आपकी सुरक्षा पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा। और मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन अश्विनी उपाध्याय जी ने फाइल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक डिक्लेयर करने की, हालांकि वो इंटरटेन नहीं हुई, मतलब उस पर कोई इफेक्टिव चीज नहीं हो पाई। लेकिन यह बात सही है कि आज भारत में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक नहीं है। कम से कम 9-10 स्टेट ऐसे हो गए हैं जहाँ पे हम अल्पसंख्यक की स्थिति में आ चुके हैं। तो हमारा जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। भले आप चाहे कितने भी हाई प्रोफाइल या हाई सिक्योरिटी जोन में रह रहे हों, लेकिन इतना जानिए कि अगर चीजें खराब होंगी आपके आसपास जी के स्टेट में, तो अगला नंबर आपका है, इससे आपको कोई बचा नहीं सकता है। तो जरूरत है कि देश के लिए आप बंगाली का मामला छोड़ करके, पश्चिम बंगाल का मामला छोड़ करके, इसके लिए आप जहां कहीं भी हैं, जिस जगह भी हैं पूरे भारत में, वहां पर मुर्शिदाबाद के लिए आवाज बुलंद करिए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुके। बिल्कुल। और दूसरा, अब देखते हैं कि कल जब इस मामले पर 2 बजे फिर से शुरुआत होगी सुनवाई की, तब क्या होता है, कौन-कौन अपनी दलीलें रखते हैं। लेकिन इतना ज़रूर मैं चलते-चलते कहना चाहूँगी संदीप जी, कि कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर कह सकता था कि आपको अगर अदालत पर भरोसा है तो सड़क पर बैठना छोड़िए। अदालत के सामने जो आप दलीलें रख रहे हैं, उस पे ही फैसला आएगा, तभी कुछ होगा ना। तो ये क्योंकि हिंसा तो रुक नहीं रही है पश्चिम बंगाल में, वो तो लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले तो ममता बनर्जी के लिए टीका टिप्पणी सख्त जानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट से, ताकि एक मैसेज आता, स्ट्रॉन्ग मैसेज आता। लेकिन चलिए, उम्मीद करते हैं शायद कल इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट से कही जाए। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसकी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम अंजू जी, जय श्री राम।